जब साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो भारत पे ब्रिटेन का राज था। पर क्योंकि अब ब्रिटेन इतना इंपॉर्टेंट एलाइड पावर था तो इस लड़ाई में लड़ने के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे फौजियों को भारत से निकाल के यूरोप में लड़ने के लिए भेजा था। पर यूरोप में आके ब्रिटेन के फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के बावजूद भी भारतीय फौजियों की वो इज्जत नहीं थी जो ब्रिटिश फौजियों और फ्रेंच फौजियों की थी। ब्रिटिश लोगों ने भारतीय फौजियों को अलग जगह ठहराया था, उनके रहने का बंदोबस्त अलग था, उनका खाना अलग था और ऑब्वियसली उनकी सैलरी भी बहुत कम थी। तो ये जितने भी भारतीय फौजी थे जो यूरोप में जाके ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे वो ब्रिटिश लोगों की नजरों में अपनी इज्जत ढूंढ रहे थे। और ये इज्जत उनको मिली जब एक भारतीय सिपाही ने एक ऐसा करिश्मा करके दिखाया कि वही ब्रिटिश लोग जो भारतीय लोगों के खिलाफ इतना भेदभाव करते थे उन्होंने इस फौजी को अपने सबसे बड़े राजमहल में बुलाया और उनके राजा ने सबके सामने इस आदमी की बहादुरी को सलाम किया। यह कहानी है लांस दफादार गोविंद सिंह की। कहानी शुरू होती है साल 1914 से। जब जुलाई के एंड में आके ये लड़ाई स्टार्ट हुई तो यूरोप में इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि द ग्रेट वॉर कहते थे। यानी इस एक लड़ाई के बाद यूरोप में और कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं होगी, ऐसा उन लोगों का मानना था उस समय। अब इस लड़ाई में दो हिस्से बने हुए थे। एक तरफ थे अलाइड पावर्स जिसमें फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, रशियन अंपायर और बाद में अमेरिकन आ गए थे। दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बाद में ऑटोमन अंपायर। ब्रिटेन के लोग ये बात जानते थे कि उनका देश एक आइलैंड कंट्री है, मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो अगर किसी भी देश को ब्रिटेन पे हमला करना है, अपने फौजियों को ब्रिटेन तक लेके जाना है तो उनको बहुत पावरफुल शिप्स चाहिए, यानी उनको एक पावरफुल नेवी चाहिए। और सब ये बात जानते थे कि ब्रिटेन की नेवी बहुत स्ट्रांग है, इसी वजह से ब्रिटेन पे इन्वेजन करना बहुत मुश्किल था। तो जो भी फर्स्ट वर्ल्ड की लड़ाई हुई थी वेस्टर्न फ्रंट पे वो ज्यादातर फ्रांस के अंदर हुई थी। तो अब क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन का एलाय था तो इसी वजह से फ्रांस की मदद करने के लिए ब्रिटेन ने अपने बहुत सारे फौजियों को फ्रांस में भेजा ताकि वो जर्मन्स का सामना कर सके। तो ये जो ब्रिटिश फौज थी जो फ्रांस में पहुंच के लड़ाई कर रही थी इनको कहते हैं द ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स, BEF। अब देखिए जब भी कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई से पहले बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है मिलिट्री लीडरशिप को। अगर तो ये लड़ाई आपने स्टार्ट की यानी आप कोई इन्वेजन शुरू करने वाले हैं, ऑफेंसिव एक्शन लेने वाले हैं, तो इस मिलिट्री कैंपेन के पहले आपको बहुत सारे फौजियों को उस पॉइंट पे लाके खड़ा करना पड़ेगा जहां से अटैक शुरू होने वाला है। ये जो इतने सारे फौजियों को आप मूव करके फ्रंट के पास लेके जाएंगे इस प्रोसेस को मोबिलाइजेशन कहते हैं। जब ये मोबिलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे होता है तो आपको बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। इसीलिए आप कभी भी नोटिस करना अगर दो देश हैं उनके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है और दोनों देश के बीच में एक कॉमन बॉर्डर है तो आप हमेशा देखना कि दोनों देश अपनी बहुत सारी आर्मीज को बॉर्डर्स के पास ही रखती हैं कि अगर कभी कोई टेंशन हुई, लड़ाई शुरू हुई तो मोबिलाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। जब जर्मन्स ने ये अटैक शुरू किया था तो पहले उन्होंने बेल्जियम को इन्वेड किया, उसके बाद वो लोग फ्रांस में पहुंचे थे। तो जितने टाइम में उन्होंने बेल्जियम को इन्वेड किया और फ्रांस तक पहुंचे उतने समय में फ्रांस की बहुत सारी फोर्सेस को बॉर्डर तक आने के लिए और जर्मन्स को रोकने का टाइम मिल गया था। साथ ही जो BEF थी यानी ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स उनको भी समय मिल गया था अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करके जर्मन्स के सामने खड़ा करने का। अब क्योंकि ब्रिटेन उस समय भारत पे राज करते थे तो वे जानते थे कि भारत में जो आर्मीज हैं उनका साइज इतना बड़ा है कि हम आसानी से यूरोप की लड़ाई में भारत के फौजियों को यूज कर सकते हैं। अब भारत के फौजियों को मोबिलाइज करने के लिए उनको जहाजों का इस्तेमाल करना था। तो जहाज से जब पूरा ट्रैवल करके भारतीय फौजी यूरोप में पहुंचे तो यहां पे उन्होंने जो माहौल देखा वो भारत की कंडीशन से काफी अलग था। जब पहली बार भारतीय फौजी फ्रांस में पहुंचे तो उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जब भारतीय फौजी फ्रांस की गलियों से गुजरते थे तो वहां के फ्रेंच लोग उनको चीयर करते थे, उनके लिए ताली बजाते थे, कई बार उनके ऊपर फूल की बरसात भी होती थी। जब इन फ्रेंच गलियों को पार करके भारतीय फौजी बैटलफील्ड पे यानी रणभूमि पे पहुंचते थे तब वो ये देखते थे कि यहां का नजारा बहुत अलग है। भारत में उन्होंने जैसे लड़ाई की थी वहां पे उन्होंने बहुत मूवमेंट, बहुत मनूवर देखा था जहां पे तेजी से मूव करके दुश्मन पे अटैक करना होता है। यहां पे उन्होंने कुछ अलग देखा। यहां उन्होंने पाया कि गड्ढे बहुत बड़े बड़े खुदे हुए हैं और वो इतने ऊंचे गड्ढे हैं कि उसमें आसानी से इंसान चल सकता है और इन्हीं गड्ढों को ये अंग्रेज ट्रेंचेस कह रहे थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्रेंच वॉरफेयर, क्योंकि 1914 में जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई उसके बाद से लेकर लगभग 1917 तक वेस्टर्न फ्रंट पे सारी लड़ाइयां ट्रेंचेस के अंदर ही हुई हैं। तो साल 1914 में पहली बार भारतीय फौजियों ने इन ट्रेंचेस को देखा और 1914 के ठंडी के महीने तक आते आते जितनी भी ब्रिटिश लाइंस थी यानी ऐसे सेक्टर्स जहां पे ब्रिटिश लोग कंट्रोल कर रहे थे वहां पे 1/3 जो फौजी थे वो भारतीय थे। इतना सिग्निफिकेंट रोल था भारत का ब्रिटिश सेना के अंदर। पर ट्रेंच वॉरफेयर की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 1914 से लेके 1917 तक वेस्टर्न फ्रंट पे
ट्रेंचेस के अराउंड कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ। पहले ब्रिटिश लोग अटैक करते थे, जर्मन ट्रेंचेस को ऑक्यूपाई करते थे, फिर जर्मन्स काउंटर अटैक करके ब्रिटिश लोग को पीछे भेज देते थे। इस वजह से ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट था वो लगातार होता रहा और ज्यादा टेरिटरी दोनों साइड्स ने गेन नहीं की। पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो 1917 में हुई थी वो ये थी कि जर्मन्स ने इस बात का एहसास किया कि उनकी जो डिफेंसिव लाइंस हैं वो बहुत लंबी हो गई हैं और बहुत स्ट्रेच हो गई हैं। इसकी वजह से अगर कोई स्ट्रॉन्ग एलाइड अटैक आता है तो ये जो डिफेंसिव लाइन है वो होल्ड नहीं करेगी और एलाइड अटैक इनको तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे जर्मन लीडरशिप ने डिसाइड किया कि वो अपनी लंबी डिफेंसिव लाइन को छोड़ेंगे और रिट्रीट करेंगे, पीछे आके एक स्ट्रॉन्ग छोटी डिफेंसिव लाइन बनाएंगे और इस लाइन को उन्होंने नाम दिया द हिंडनबर्ग लाइन। ये लाइन लगभग 120 किलोमीटर लंबी थी, लेंस से लेके वर्डन के आगे तक फैली हुई थी और इसमें बहुत सारे डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स थे, बहुत सारी मशीन गन्स पोजीशंस थी, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ट्रेंचेस थे, बहुत सारे तार रखे हुए थे जिसकी वजह से अगर कोई स्ट्रॉन्ग कोई बड़ा अटैक आ रहा है एलाइड साइड का तो वो बहुत गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। ये पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जर्मनी की सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइन थी और ये बात एलाइज भी जानते थे। वो कोशिश कर रहे थे कि इस हिंडनबर्ग लाइन को कैसे भेदा जाए, कैसे तोड़ा जाए और इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्लान्स बनाए थे। उसमें से एक एलाइड प्लान ये था कि जो हिंडनबर्ग लाइन है इस लाइन के पीछे एक फ्रेंच टाउन है जिसका नाम है कैम्ब्राई। ये एक इंपॉर्टेंट रेलवे टाउन है जिसकी वजह से यहां से बहुत सारी जर्मन सप्लाईज गुजरती हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम हिंडनबर्ग लाइन को तोड़ के इस कैम्ब्राई को कैप्चर कर लें तो हम जर्मन सप्लाईज को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाएंगे और उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह टूट जाएगा और इसकी वजह से हम जर्मन्स को जल्दी हरा पाएंगे। जिस समय ब्रिटिश लीडरशिप कैम्ब्राई पे अटैक करने का प्लान बना रही थी उस समय एक हिंदुस्तानी सिपाही लांस दफादार गोबिंद सिंह को कोई आइडिया नहीं था कि इसी कैम्ब्राई की लड़ाई में उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। गोबिंद सिंह राजस्थान के नागौर जिले से आते थे और इनको बचपन से ही आर्मी में भर्ती होने का, आर्मी की वर्दी पहनने का बहुत शौक था और ये शौक उनका पूरा हुआ साल 1903 में जब इनको जोधपुर लांसर्स को ज्वाइन करने का मौका मिला। उस समय जोधपुर एक प्रिंसली स्टेट था तो जोधपुर स्टेट की जो आर्मी थी उस आर्मी का हिस्सा था ये जोधपुर लांसर्स। जोधपुर लांसर्स ने पोलो के खेल में बहुत कमाल दिखाया था और इसी वजह से गोबिंद सिंह को भी पोलो में बहुत इंटरेस्ट था और वो घुड़सवारी करना बहुत अच्छे से जानते थे। तो जब तक 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो गोबिंद सिंह अब 28th लाइट कैवलरी का हिस्सा बन चुके थे। 28 लाइट कैवलरी भी एक घुड़सवारी की यूनिट थी और इस यूनिट में से 2 ऑफिसर्स और 50 अदर रैंक्स को सेलेक्ट किया गया वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई के लिए। तो साल 1917 के ठंडी के महीनों में गोबिंद सिंह वेस्टर्न फ्रंट पे पहुंच चुके थे और ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। ये जो पूरा ब्रिटिश अटैक था कैम्ब्राई के ऊपर, इसकी पूरी प्लानिंग के लीडर थे ब्रिटिश जनरल हेग और वो खुद एक कैवलरी मैन थे। वो घोड़ों की ताकतों को सबसे बड़ी ताकत मानते थे और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि बुलेट्स हैव लिटिल स्टॉपिंग पावर अगेंस्ट द हॉर्स। पर 1940 में जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई और इन्होंने जर्मन मशीन गन्स की ताकत देखी, आर्टिलरी की ताकत देखी तो ये समझ गए कि घोड़े अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे। जहां मशीन गन्स हैं, जहां पे आर्टिलरी हैं, वहां पे घोड़े भी कमजोर पड़ सकते हैं। सारी एलाइड लीडरशिप ये बात जानती थी कि जर्मन हिंडनबर्ग लाइन इतनी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त फायर पावर है और किसी भी एलाइड जनरल के पास इस जर्मन फायर पावर को तोड़ने का तरीका नहीं था। पर इसी सब के दौरान यूरोप में एक नया आविष्कार हो रहा था। ये एक स्पेशल टाइप का व्हीकल था जो चारों तरफ मेटल से कवर्ड था और इसके ऊपर आप कितनी भी गोली चला लो, इसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनको कुछ नहीं होगा। इस व्हीकल को शुरू में नाम दिया गया था लैंड शिप्स, बट बाद में इसका नाम पड़ गया टैंक्स। बैटल ऑफ कैम्ब्राई वो लड़ाई थी जब पहली बार एलाइड फोर्सेस ने बहुत सारे टैंक्स का एक साथ इस्तेमाल किया था। अगर नंबर्स की बात करें तो यहां पे ब्रिटिश लोगों ने 476 मार्क 4 टैंक्स डिप्लॉय किए थे। इसके पहले भी ब्रिटिश लोगों ने कुछ अलग अलग डिजाइन बनाए थे टैंक्स के, बट मार्क 4 की स्पेशल बात यह थी कि ये तेज चलता था, इसका आर्मर मजबूत था और इसकी फायर पावर बहुत जबरदस्त थी। तो 20 नवंबर साल 1917 को सारे एलाइड टैंक्स रेडी हो गए हिंडनबर्ग लाइन पे अटैक करने के लिए। जब ये अटैक शुरू हुआ तो ब्रिटिश टैंक्स इतने तेजी से और इतनी आसानी से आगे बढ़ रहे थे कि कुछ ही घंटों में लगभग 8000 जर्मन फौजियों को इन्होंने घेर लिया। देखिए, टैंक्स की खास बात यह थी कि वो बहुत तेजी से मूव कर पाते थे और उनके ऊपर कोई फायर करे तो उनको उतना डैमेज नहीं होता था। पर अगर उन्होंने एक पॉइंट पे पहुंच गए, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उस पॉइंट को कैप्चर करने के बाद होल्ड करना टैंक्स के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल था। इसी वजह से जब टैंक्स नए नए बने थे तो टैंक्स के साथ साथ इन्फेंट्री यानी फुट सोल्जर्स का चलना बहुत ज़्यादा जरूरी था। जब टैंक्स एक पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहाँ पे जितनी मशीन गन्स हैं उनको खत्म कर देंगे, उसके बाद जो इन्फेंट्री है, जो सोल्जर्स हैं, वो जाके इस पोजीशन को कंप्लीटली
अपने कंट्रोल में लेंगे। और यही जो कमी है वो बैटल ऑफ कम्बरे के स्टार्टिंग के दिनों में सामने निकल के आई, क्योंकि टैंक्स ने बहुत जल्दी जर्मन पोजीशंस को डिस्ट्रॉय तो कर लिया, वहां पहुंच तो गए, पर उन पोजीशंस को वो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे थे, और जो इन्फेंट्री थी वो बहुत पीछे थी। तो जब तक इन्फेंट्री को टैंक्स तक पहुंचने का मौका मिला, तब तक जर्मन पोजीशंस वापस स्ट्रांग हो गई थी और उन्होंने टैंक्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। ये जो जर्मन काउंटर अटैक था उसके लीडर थे जर्मन जनरल लुडेनडॉर्फ, और बहुत सारी पोजीशंस जो ब्रिटिश टैंक्स ने ऑक्यूपाई की थी उन पोजीशंस को इन्होंने वापस अपने हाथ में ले लिया। अब ब्रिटिश लोगों का एजेंडा ये था कि जो पोजीशंस हमने कैप्चर की थी, जो जर्मन से हमसे वापस ले ली हैं, हमको उनको वापस हासिल करना है। गोविंद सिंह जी को अब सेकंड लांसर्स के साथ अटैच कर दिया गया था, जो कि फर्स्ट इंडियन कैवलरी डिवीजन का हिस्सा था। चलिए अब एक बार इस एरिया में जर्मन पोजीशंस पे नजर डालते हैं। जर्मन्स ने ऑक्यूपाई करके रखा था गोस्कोट, गॉशवुड और विलेस गिजला, और गोविंद सिंह जी की यूनिट को ऑर्डर दिया गया था कि उनको इस वाले एरिया को कैवलरी अटैक करके वापस अपने हाथ में लेना है। तो 1 दिसंबर साल 1917 को सुबह 9 बजे ये सेकेंड लांसर्स ने अपना चार्ज शुरू किया। वो जानते थे कि उनको सामने जाके एक ट्रेंच पे हमला करना है, और जहां पे ट्रेंच है उसके और इनकी पोजीशन के बीच में एक ओपन ग्राउंड है जहां पे मशीन गन्स लगी हुई हैं। तो ये लोग ये बात जानते थे कि उनको ओपन ग्राउंड में मशीन गन्स का सामना करते हुए चार्ज करना है, पर क्योंकि प्लान यही था तो इसलिए सेकेंड लांसर्स की फौजियों ने चार्ज करके मशीन गन्स की तरफ मूव करना शुरू किया। और जैसे ही सेकेंड लांसर्स के घोड़ों ने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, सामने से मशीन गन का फायर आने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फौजी रास्ते में ही शहीद हो गए। पर क्योंकि सेकेंड लांसर्स के फौजी रुक नहीं रहे थे, उनके घोड़े थम नहीं रहे थे, इस वजह से जो सामने से फायर आ रहा था उसमें से बहुत सारे फौजी घबरा के अपनी मशीन गन्स को छोड़ छोड़ के भागने लगे। और फाइनली जब ये सेकेंड लांसर्स के फौजी उन ट्रेंचेस में पहुंचे तो वहां पे जो बचे कुछ फौजी थे उनके ऊपर उन्होंने तलवारों से, गन से और अपने लांसर से हमला करके उस ट्रेंच को अपने हाथ में ले लिया। अभी पर इस चार्ज के दौरान सेकेंड लांसर्स के जो कमांडिंग अफसर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब उनकी जगह पे एक दूसरे गोरे अफसर नोल्स ने सेकेंड लांसर्स की कमांड अपने हाथ में ली। इस पूरे ट्रेंच में कुल मिला के 236 भारतीय फौजी थे और वो चारों तरफ जर्मन पोजीशन से घिरे हुए थे। वो जानते थे कि इस चार्ज के दौरान यहां तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारे फौजियों को, बहुत सारे घोड़ों को गवा दिया है और अब हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम आगे और अटैक कर पाए। तो इस वजह से अपनी इस डेंजरस सिचुएशन के बारे में बताने के लिए अपने हेडक्वार्टर को उन्होंने एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने पूरा बताया कि इस अटैक के दौरान हमारे सीईओ की मौत हो गई है, हमारे पास बहुत कम फौजी बचे हैं और चारों तरफ अब जर्मन्स वापस अपनी पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। किसी भी मोमेंट पे इस किल्डेड ट्रेंच पे हम पे जर्मन काउंटर अटैक हो सकता है। अब ये लेटर उन्होंने लिख तो दिया, पर उनको इस लेटर को पहुंचाना था अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास, जो कि इस पोजीशन से 2.5 किलोमीटर दूर था। और ये मैसेज पहुंचाने के लिए उनको चाहिए थे मैसेंजर। तो उन्होंने वॉलंटियर्स की मांग की कि कौन जाके मैसेज देके आएगा। तो 2 लोगों ने हाथ खड़े किए, एक थे सवार जोतराम और दूसरे थे लांस दफादार गोविंद सिंह। इन दोनों मैसेंजर्स को बिल्कुल सेम मैसेज दिया गया जो डुप्लीकेट था, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में अलग अलग रास्ते से पहुंचेंगे। जैसे ही ये दोनों फौजी अपने ट्रेंचेस से निकले और थोड़ा डिस्टेंस कवर किया था तो इतना स्ट्रॉन्ग जर्मन मशीन गन फायर आया कि सवार जोतराम वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। पर गोविंद सिंह जी अभी भी बचे हुए थे। वो एक लंबा रास्ता लेके ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, पर इस रास्ते में उनके ऊपर लगातार फायर आ रहा था और इसकी वजह से उनका जो घोड़ा था वो इंजर हो गया। तो अपने घोड़े को वहीं छोड़ के वो आगे किसी तरह बचते बचाते फाइनली अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंच गए। और वहां पहुंच के उनके पास जो लेटर था उन्होंने सीनियर्स को पकड़ा दिया। अब मैसेंजर का काम सिर्फ लेटर पकड़ाना नहीं होता, उनसे रिप्लाई भी लेके आना होता है। तो जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर को इस सिचुएशन के बारे में पता चला तो उन्होंने एक रिप्लाई लिखा और रिप्लाई वापस गोविंद सिंह को दिया और उनको एक घोड़ा दिया गया। इस घोड़े पे सवार होकर ये लेटर लेके ये वापस चल पड़े अपने किल्डेर ट्रेंच की तरफ। और एक बार फिर से उनके पास जर्मन मशीन गन फायर हुआ और एक बार फिर से उनके घोड़े को गोली लगी और वो बच गए और किसी तरह से रेंगते हुए ये वापस अपने ट्रेंच में पहुंच गए। जब अपने ट्रेंच में पहुंचे तो उनके सारे जो साथी थे वो हैरान रह गए कि कैसे इस बंदे ने 2 तरफ की जर्नी पूरी कर ली है। अब यहाँ पे उनके कमांडिंग अफसर नोल्स ने जब वो लेटर पढ़ा तो समझ गए कि हमारा जो बाकी जो अटैक्स हैं वो खास सक्सेसफुल नहीं हुए और इस पोजीशन पे रुकने का फायदा नहीं है। उनको ये भी पता चला कि उनके लीडर्स ने इनकी किल्डेर ट्रेंच को रीइंफोर्स करने के लिए और ब्रिटिश फौजी और यूनिट्स को भेजा था, बट रास्ते में उनके ऊपर इतना हैवी जर्मन मशीन गन फायर आ रहा था कि वो आगे पहुंच ही नहीं पाए। तो अब इनके सीईओ का ये डिसीजन था कि हमको इस ट्रेंच से बाहर निकलना है और इसके आसपास और कोई भी अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कोई भी टुकड़ी है तो उसके साथ हम लोग लिंकअप कर लेंगे और फिर आगे वहां से बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ उन्होंने अपने एक लेटर पे लिखा और फिर से अपने फौजियों को पूछा कि कौन इस लेटर को लेके ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाएगा। और एक बंदे ने हाथ खड़ा किया और ये हाथ फिर से लांस दफादार गोविंद सिंह का था। तो उनके जो साथी थे, जो उनके सीईओ थे, वो कह रहे थे कि तुम 2 बार जा चुके हो ऑलरेडी और तुम अपनी किस्मत को इतना मत आजमाओ, इस बार तुमको जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा।
पर लांस दफादार ने कहा कि मैं इस टेरेन को पहचान चुका हूं, मुझे पता है कि कौन सा रास्ता लेना है, और मुझे ये भी पता चल गया है कि जो जर्मन्स फायर कर रहे हैं उनकी फायर करने की स्टाइल क्या है, उनकी टेक्निक क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो फायर कर रहे हैं। तो उस सब के हिसाब से जो मेरा चांस है बचने का, सक्सेसफुली मैसेज पहुंचाने का, वो किसी और फौजी का नहीं है। तो बहुत हिम्मत करके उनके सीईओ ने, उनके फौजी ने उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी और एक और घोड़ा दिया और वापस उनको मैसेज दे दिया ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचाने के लिए। अब जर्मन्स तैयार थे कि जैसे ही यहां से घोड़ा निकलेगा हमको तुरंत उसके ऊपर फायर करना है। और इस बार जर्मन मशीन गन्स के साथ साथ आर्टिलरी फायर भी हुआ। और जैसे ही जर्मन्स ने अपनी फायरिंग स्टार्ट की, गोबिंद सिंह जी के घोड़े को चोट लगी और वो वहीं पे लहूलुहान हो गया। पीछे किल्डेर ट्रेंच से जो भारतीय फौजी थे जो नज़ारा देख रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ दूर जाते ही घोड़े को और गोबिंद सिंह जी को गोली लग चुकी है, अब तो इनकी मौत हो चुकी है। तो उस दिन शाम को इस यूनिट के अंदर गोबिंद सिंह जी को MIA डिक्लेयर कर दिया गया, यानी मिसिंग इन एक्शन। मतलब वो ये बात मान चुके थे कि अब कहीं ट्रेंचेस के बीच में, नो मैन्स लैंड में गोबिंद सिंह जी की बॉडी पड़ी होगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। गोबिंद सिंह जी के घोड़े को श्रापने लगा था, जिसकी वजह से उसके चिथड़े उड़ गए थे, पर गोबिंद सिंह जी अभी भी सलामत थे। और वो किसी तरह जब वापस ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे तो वहां पे उनको आते हुए देख के लोगों को लगा कि इतना खून बहा है इस आदमी का, ये इंसान जिंदा कैसे है। हालांकि गोबिंद सिंह जी को बहुत चोट लगी थी, पर जो उनके ऊपर खून था वो उनके घोड़े का था और गोबिंद सिंह जी अभी भी ज्यादातर सलामत थे। तो जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने उनकी कहानी सुनी कि ये बंदा तीसरी बार यहां पर आया है जिंदा बच के, तो सब हैरान हो गए कि कितना ये बहादुर है, कैसी इसकी किस्मत है। तो जब उन्होंने रिप्लाई लिखा, वापस गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथ खड़े किए कि मैं इस रिप्लाई को लेके किल्डेर ट्रेंच में जाऊंगा। पर अब यहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने कहा कि इस बंदे को हम वापस नहीं भेज सकते, ये बहुत ही बहादुर है और ये सही नहीं होगा कि बार बार यही रिस्क ले, और ऐसे बहादुर इंसान को हम इतने आसानी से नहीं गंवा सकते। तो इसी वजह से गोबिंद सिंह जी को इस बार मैसेज के साथ नहीं भेजा गया, किसी तरह से उनके पास मैसेज पहुंचाया गया। जब किल्डेर ट्रेंच में वापस नए इंस्ट्रक्शंस पहुंचे, अगले दिन भारतीय टुकड़ी ने इस किल्डेर ट्रेंच को छोड़ दिया और वो साउथ की तरफ मूव कर गए, सेंट एमिल नाम के एक गांव के पास। और उसके कुछ समय के बाद भारतीय टुकड़ी को फ्रंट लाइन से वापस पीछे खींच लिया गया रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए। जो जर्मन्स ने काउंटर अटैक किया था वो सक्सेसफुल हुआ और 5 दिसंबर साल 1917 को इतना एडवांस जर्मन्स ने कर लिया था कि जहां से ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट की थी, इस अटैक की शुरुआत की थी, वापस ब्रिटिश लोग वहीं पे पहुंच चुके थे। तो लगभग 2 हफ्ते की घमासान लड़ाई के बाद, जिसमें टैंक्स भी इस्तेमाल हुए थे, इस लड़ाई में दोनों साइड पे लगभग 45,000 कैजुअलिटीज हुई थी। इतने सब के बाद भी जो इस लड़ाई के पहले जो लाइंस थी, डिफेंसिव लाइंस थी, जो पोजीशंस थी, वो लाइंस ऑलमोस्ट वैसी ही रही, किसी को कोई खास गेन हुआ नहीं। और हालांकि बैटल ऑफ कैम्ब्राई में टैंक्स को यूज करके ब्रिटिश लोग कोई डिसाइसिव जीत हासिल नहीं कर पाए, पर उनको ही समझ में आ गया कि टैंक्स बहुत ही यूजफुल वेपन है और आगे आने वाली लड़ाइयों में टैंक्स का बखूबी इस्तेमाल किया गया और बहुत सारी जीतें मिली थी। अपनी बहादुरी भरे इस कारनामे के लिए लांस दफादार गोबिंद सिंह जी को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। यह ब्रिटिश सरकार का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, जो सिर्फ बहुत चुनिंदा लोगों को बहादुरी के एक्ट के लिए दिया जाता है। यह मेडल उनको मिला था फरवरी 1918 को लंदन के बकिंगम पैलेस में सब लोगों के सामने, और यह अवार्ड खुद ब्रिटिश राजा ने उनको दिया था। इस विक्टोरिया क्रॉस के साथ उनका जो साइटेशन था उस पर लिखा था, फॉर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी एंड डिवोशन टू ड्यूटी इन थ्राइस volunteering to carry messages between the regiment and brigade headquarters, a distance of 1.5 miles over open ground which was under observation and heavy fire of the enemy. He succeeded each time in delivering his messages, although on each occasion his horse was shot and he was compelled to finish the journey on foot. आज भी अगर आप राजस्थान के दमोई में जाएं तो लांस दफादार गोबिंद सिंह जी को BC साहब के नाम से जानते हैं। ये उन कुछ पहले भारतीयों में से एक हैं जिनको ब्रिटेन का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे बहुत सारे किस्से हुए थे जब मैसेंजर्स ने बहुत मुश्किल कंडीशन से गुजरते हुए अपने एक सीक्रेट मैसेज को, कॉन्फिडेंशियल मैसेज को अपने सीनियर्स तक पहुंचाया था। ऐसी ही एक कहानी के ऊपर एक मूवी बनी है जिसको सैम मेंडिस ने बनाया है। अगर आपको उस मूवी का नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पूरा डिटेल में जानना है कि कैसे स्टार्ट हुआ, वॉर के दौरान क्या हुआ, ये कैसे खत्म हुआ, इस सब के बारे में मैंने एक डिटेल्ड सीरीज बनाई है, वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उस सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।